तो हम चर्चा कर रहे थे मुख्तार अंसारी की यूपी की जेल में वापसी पर, और महेश मिश्रा पूर्व आईपीएस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश जी, ब्रेक से पहले आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे एनकाउंटर को लेकर के, वो बात पूरी कीजिए महेश जी। आप सोचे कि एनकाउंटर की वजह से, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। एनकाउंटर की वजह से यदि कानून व्यवस्था संभलती होती जी। तो फिर तो कानून व्यवस्था ये एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कहना चाहिए एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर कहिए आप इसे। ये कोई समाधान नहीं है। एनकाउंटर समाधान नहीं है प्रति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। एनकाउंटर एक जरिया हो सकता है, और एनकाउंटर किन का आप करेंगे? एनकाउंटर आप करेंगे उनका जो दुर्दांत अपराधी हैं, जो आपसे मुंह चढ़ने को तैयार है, जो आपसे भिड़ने को तैयार है, जो आपके ऊपर फायर झोंक रहे हैं, जो आपको जान से मारने पर आमादा है, उन्हीं का तो एनकाउंटर करेंगे आप। बिल्कुल, आप उन्हीं का एनकाउंटर करेंगे ना। तो एनकाउंटर थ्योरी जो है किन्हीं परिस्थितियों में तो काम करती है, वो ठीक है। परिस्थितियां विशेष ऐसी उत्पन्न हुई जिसमें कि आपको एनकाउंटर में जाना पड़ा, एनकाउंटर करना पड़ा, उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था। तो ये एनकाउंटर दैट इज लास्ट, दैट इज नॉट द लास्ट। मतलब ऐसा नहीं कि एनकाउंटर जो है सबसे पहले आप एनकाउंटर करना शुरू कर दें। एनकाउंटर इज द लास्ट, जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आप यदि संवैधानिक तरीके से चलना चाहते हैं, यदि आप वैधानिक तरीके से चलना चाहते हैं, तो जरिया यह है कि किसी अपराधी को आप जब पकड़ते हैं, अपराधी को पकड़ने के बाद जब केस रजिस्टर हो जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसका विचारण हो, उसका ट्रायल हो, और फिर अपने अल्टीमेट कंक्लूजन पहुंचे, अपने अल्टीमेट उस पर पहुंच जाए, लॉजिकल एंड पर पहुंचे, सजा हो जाए उसको। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाकर इनको जेल के अंदर रखा जाए। और यदि कोई विकल्प नहीं है, यदि कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, उसमें यदि मुंहचाटा होता है किसी अपराधी से, तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, मैं ये कतई नहीं कहता, लेकिन एनकाउंटर को आप ये कहें कि एनकाउंटर से ही आप कानून व्यवस्था बनाएंगे, एनकाउंटर से ही आप शांति व्यवस्था उत्पन्न करेंगे, एनकाउंटर से ही भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि आप सुरक्षित हैं, तो ये ठीक नहीं है। यदि आप एनकाउंटर पर डिपेंड कर जाएंगे, एनकाउंटर थ्योरी पर डिपेंड कर जाएंगे, तो आप ये जान लीजिए कि आप ऐसे लोगों को पैदा कर देंगे जैसे कि वाजे पैदा हो गए महाराष्ट्र में। ये एनकाउंटर थ्योरी को सपोर्ट करना किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी शासन के द्वारा ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। आरबी उपाध्याय जी भी, बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, हाँ जी, मैं आऊंगा आपके पास। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में ले आते हैं उन्हें भी। आरबी उपाध्याय जी, क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से योगी सरकार की छवि एक एनकाउंटर वाली बन चुकी थी, अब उसको सुधारने की कोशिश है ये? देखिए, छवि सुधारने की कोशिश है, या मैं मानूं कि भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और मीडिया में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये चल रहा था कि भी गाड़ी पलट न जाए, कहीं कोई उस तरह का हादसा न हो जाए जैसा कि कानपुर कांड में दुबे के साथ हुआ था जी। तो एक प्रेशर सरकार के ऊपर था, और अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट ये लगता कि तो ने जानबूझकर इस तरह का कृत्य किया है। तो दुबे वाले केस में भी आपने देखा होगा काफी किरकिरी सरकार की हुई थी। तो कोई भी सरकार हो वो नहीं चाहेगी कि बार बार इस तरह की घटनाओं को दोहराया जाए। तो उससे ही देखेंगे कि भी जहाँ से लेके आए वहां से बांदा जेल तक, बीच में जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से गुजरे वहां के एसपी और वहां की पुलिस सबको अलर्ट पर रखा गया था कि भी कोई उस तरह की दुर्घटना न घटे और सुरक्षित बांदा जेल तक पहुंचाया जा सके। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था जितेंद्र, और उस प्रेशर की वजह से अगर कोई सोचता भी है तो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था। उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में यही एप्लीकेशन मूव की थी कि मेरे पति को सुरक्षित वहां पर पहुंचाया जाए, और ऐसा न हो कि भी कहीं जिस तरीके से दुबे का एनकाउंटर हुआ था भी उस तरीके का कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो ऐसे माहौल में मैं नहीं समझता हूं कि भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती। तो हितेंद्र जी, बहुत बड़ा प्रेशर था। बिल्कुल, ये बात अलग है कि जैसे ही दोपहर के बाद लेट हुआ रोपड़ जेल से निकलने में। बिल्कुल, आरबी उपाध्याय जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, महेश जी आप भी बने रहिएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ महेश मिश्रा पूर्व आईपीएस हैं और आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की यूपी की जेल में वापसी पर। लेकिन महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि एक प्रेशर था योगी सरकार पर कि इस तरीके का कोई हादसा ना हो, लेकिन अब प्रेशर सबसे बड़ा ये है कि किस तरीके से वो जुर्म जो आरोप लगे हुए मुख्तार अंसारी पर वो कैसे साबित हो पाएंगे, क्योंकि अब तक लगभग जितने भी केस ऐसे रहे हैं जो गंभीर मामले भी रहे हैं उसमें भी बरी हुआ है मुख्तार अंसारी। देखिए, ऐसा है कि मैं आपसे पुनः इस बात को कह रहा हूँ जी कि सरकार का प्रभावी होना इस बात पर निर्भर करेगा कि जो गवाही मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में होनी है वो कितनी तेजी से और कितने प्रभावी तरीके से यदि वो गवाही हो जाए तो तभी एक लॉजिकल एंड पर पहुंच जाएगी और पहुंच पाएगी। इनका ट्रायल जो है तभी पहुंच पाएगा अदरवाइज, क्योंकि ये फोर्सेस वो फोर्सेस है, ये वो माफिया है जिनके गवाही देना भी एक अपने आप बड़ा दुष्कर, हर आदमी की बस की नहीं है। गवाह तो ठीक है, गवाही है, लेकिन गवाह भी डरता है। तो जब तक आप गवाह को सुरक्षा नहीं देंगे, जब तक जो गवाह है केसेस में, महत्वपूर्ण केसेस में गवाह है, उनको बहुत सुरक्षा देनी होगी। उनको इस बात से मुतमिन करना होगा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी प्रकार से आप इन माफियाओं के जो गुर्गे हैं वो आपको धमका नहीं सकते, ना ये धमका सकते, ना इनके गुर्गे धमका सकते। जब तक आप ये सुरक्षा की भावना उन गवाहों के मन में पैदा नहीं करें तो मुझे लगता है कि गवाही ढंग से हो पाएगी। तो पहला तो कार्य सरकार को ये करना चाहिए कि जो गवाहियां होनी है, जो गवाह प्रस्तुत होने हैं, पेश होने हैं न्यायालय में, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के बाद उनकी गवाही जो है गुजरे, अदालत में हो। ये बार बार जो बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं इनकी तरफ से, क्योंकि ये पैसा खर्च करने में सक्षम है, तो जो बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं जो उस केस को टरकाने की और टालने की कोशिश करते हैं, वो ये बिल्कुल टाइम बाउंड इनका प्रोसिक्यूशन हो, टाइम बाउंड इनका ट्रायल चले और ये अपने लॉजिकल एंड पे पहुंचे, तभी संभव है। अदरवाइज ये तो चलता रहेगा। मुख्तार अंसारी आज के क्रिमिनल नहीं है, ये सुशील मूछ आज के क्रिमिनल नहीं है। इनको 25, 30, 40 साल हो गए इस अपराध की जगत में उतरे हुए, बिल्कुल, और इनको आज तक कोई इनका मामला ऐसे लॉजिकल एंड पर नहीं पहुंचा है। तो हमको ये करना होगा, हर सरकार का दायित्व है, चाहे योगी सरकार हो चाहे कोई सरकार, हर सरकार का दायित्व है कि इनके विरुद्ध जो मामले चल रहे हैं 4 दिन न्यायालय, उनमें गवाही प्रॉपर हो, अच्छे तरीके से हो, गवाह सुरक्षित रहे, गवाही देने के पहले, गवाही देने के बाद भी। ऐसा नहीं गवाही देने के बाद गवाह ने बढ़ जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये लोग किसी हद तक पहुंच सकते हैं, ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी, यहाँ तो माफियाओं का एक पूरा जाल है और ये इंटरकनेक्टेड है। आप ये बस सोचिए कि मुख्तार अंसारी वेस्ट के माफियाओं से कनेक्टेड नहीं है, या वेस्ट की माफिया जो है मुख्तार अंसारी से कनेक्टेड नहीं है। दे आर ऑल वेल कनेक्टेड। वो यहाँ का यदि गवाह है तो यहाँ पर निपटाया जा सकता है, यहाँ पर भी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। यदि उत्तरांचल में तो वहां भी अटैक हो सकता है यदि वेस्ट का कोई माफिया है। तो दे आर वेल कनेक्टेड। इनके इस नेक्सस को तोड़ना होगा। और इसमें देखिए, बताऊं आपको, जब जेल में ये रहते हैं तो जेल अथॉरिटीज भी इनसे डरती हैं। बताऊं आपको, जेल अथॉरिटी के सामने भी इनके साथ, जेल अथॉरिटी भी नतमस्तक रहती है इनके सामने, इन माफियाओं के सामने। तो जो जेल अथॉरिटीज हैं उनको भी सुरक्षा देनी होगी, उनको भी इस बात का भरोसा देना होगा कि भैया आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल, आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि सचिन वाजे जैसे ऑफिसर कहीं भी हो सकते हैं। कानपुर वाले मामले में भी ये देखने को मिला था, जब टीम वहां पर गई थी तो पुलिस की टीम से ही कुछ लोगों ने विकास दुबे को जानकारी दी थी, तभी वो इतना बड़ा हमला हुआ था। तो इस तरीके से ये भी एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। जैसे कि महेश जी ने कहा है कि गवाहों को भी सुरक्षित रखना है, लेकिन जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने पनाह दी पंजाब में, और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर है, उसके भाई को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो तमाम तरीके से एक ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपस में इस तरीके से मिश्रण हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि होगा क्या। हितेंद्र, ये किसी से छुपा नहीं है जी, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। और जब राजनीति का अपराधीकरण होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि गवाह को सुरक्षा मिल पाएगी या जो सिस्टम है वो निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा।
देखा जाता है कि वो जेल में रह के इलेक्शन जीत जाता है। और अभी मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूं कि जितने भी इस तरह के ये माफिया हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। आप देखिए, जब वहां नेता ही सुरक्षित नहीं है, भी उसने देखा कि एक दूसरा नेता उभर रहा है तो गोलियों की बौछार कर दी, और वो भी उसकी जो मर्डर हुआ वो किससे छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, जो गवाह है या जिस जेलर की बात कर रहे हैं, अधिकारी की बात कर रहे हैं, वो भी, उसको भी इसी समाज में सरवाइव करना है। उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, सरकार कितनी सुरक्षा देती है ये किससे छुपा नहीं है। और इसीलिए क्यों कोई अपनी जान हथेली पर रखकर भी गवाही देगा? क्यों? सब जानते हैं कि भी इनका राजनीतिक रसूख है। आज एक ही सरकार है, कल एक की सरकार जाएगी, बी की सरकार आएगी, और बी की सरकार में उसे प्राश्रय मिलेगा और वो माननीय हो जाएगा, और उसी अफसर को उसके मातहत काम करना पड़ेगा। तो कितनी विषम परिस्थितियां हो जाएंगी। तो चाहे वो जेल अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, वो आगे पीछे का कैलकुलेशन करके और सारी चीजों को समझते हुए वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। और जब ये लोग इंटरकनेक्ट होते हैं तो परिवार तो उन अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी होता है। सरकार कितनी सुरक्षा देती है ये किससे छुपा नहीं है। तो वो अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने जान माल की सुरक्षा के लिए वो बहुत आगे तक नहीं जाता है, डू एंड डाई तक भी काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजों को दुरुस्त करना होगा। और राजनीति में जो अपराधीकरण है, जो राजनीतिक प्राश्रय मिलता है, जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, तभी इस तरह के जो माफिया हैं, जो डॉन है, वो पनपते हैं। क्यों? सत्ता में उनकी भागीदारी होती है। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन वहां पंगु हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजों को जब तक रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक न एनकाउंटर से इसका कोई इलाज हो सकता है, और कानून भी अपने आप को, मैं कहता हूं कि लाचार महसूस करता है। तो इन सारी परिस्थितियों में महेश जी, क्या ऐसी स्थिति में कानून वाकई अपने आप में लाचार वाली स्थिति में है? लाचार वाली स्थिति में कभी नहीं है, और न कभी रहा है और न रहेगा। कानून बहुत प्रभावी है, कानून का सही तरीके से इस्तेमाल। कानून देखिए ऐसा है कि कानून से ही तो आप निपटेंगे, आप गैर कानूनी तरीके से थोड़ी निपटेंगे आप। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके विरुद्ध उस जो भी आप कार्रवाई करते हैं, पुलिस की कार्रवाई है कि भाई अपराध रजिस्टर हो गया, पुलिस ने भेजना कि कोर्ट में चला। अब जो बॉल है कोर्ट के पाले में, लेकिन वो पुलिस का दायित्व है, और इन दायित्व है कि इस गवाही सही तरीके से उतरे, क्योंकि न्यायालय न्याय तभी कर पाएगा जबकि न्यायालय के सामने गवाही अच्छी होगी। ऐसी बात नहीं है न्यायालय प्रोसिक्यूट नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन न्यायालय के सामने गवाही का होना, एक प्रॉपर गवाही का होना, एक चाहे वो आई विटनेस हो, चाहे वो संश्लिष्ट एविडेंस हो, एक अच्छी एविडेंस का होना न्यायालय के लिए बहुत आसान हो जाता है सजा देना। तो इसलिए हमारा दायित्व ये है, खासतौर से पुलिस का दायित्व ये है कि पुलिस अपने काम को बखूबी अंजाम दे, और उसको खाली चार्जशीट देने तक ही नहीं, उसको लॉजिकल एंड तक पुलिस पूरी तरह प्रभावी रहे, या कुछ ऐसे तरीके अपनाना जो कि गैर कानूनी है, जो कि कानून विधि सम्मत नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि शांति व्यवस्था बहुत अच्छी बन पाएगी। शांति व्यवस्था जब बन पाएगी जब एक आप भय का वातावरण उत्पन्न करेंगे उन अपराधियों के मन में, उनके दिमाग में, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। माफिया का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। माफिया का मतलब ये नहीं इक्का दुक्का किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने वो चोरी कर ली। माफिया का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब आपने एक गैंग फॉर्म कर लिया, वो गैंग एक्टिव कर रहा है, वो गैंग एक्टिवेट है वो आपका, चाहे वो खनन हो, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे वो अपराध हो, ये माफिया वो माफिया है जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आपको यदि माफिया को निपटाना है, माफिया को कार्रवाई करनी है, तो आपको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कार्रवाई करनी होगी। ये नहीं कि आप इनका दुक्का आपने 4-6 का एनकाउंटर कर दिया, 10-20 का एनकाउंटर, आप सोचे कि साहब आप
बहुत बड़े लंबरदार हो गए। लंबरदार ये पुलिस का एक बड़ा भ्रम है। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा महेश जी, लेकिन आरबी उपाध्याय जी से आखिरी कमेंट चाहूंगा। आरबी उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार उसी तरीके से, जैसा कि महेश जी ने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मिटाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही काम करना होगा, क्या उसी तरीके से काम कर रही है, या फिर अब क्योंकि अब सरकार का कार्यकाल जो है वो लगभग खत्म होने को ये 1 साल का समय बचा है, क्या अब समझ में आया है कि इस तरीके से ही इसको निपटाना है? देखिए, बिल्कुल योगी सरकार की एक इच्छा शक्ति थी और वो इच्छा शक्ति दिखी भी कि माफिया जितने थे उनके यहाँ बुलडोजर चले, जो अवैध संपत्ति थी उनको जब्त किया गया। तो एक इच्छा शक्ति जो दिखाई सरकार ने, ये बात अलग है कि देखिए गाजीपुर में दर्जनों केस जो दर्ज थे मुख्तार अंसारी के खिलाफ, उनका रिकॉर्ड ही गायब हो गया। बिल्कुल। अब बोली सरकार क्या करेगी, कहां से रिकॉर्ड लाएगी? तो बहुत सारी चीजें हैं। और मिश्रा जी की बात से मैं सहमत हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने की तरफ एक कदम जो सरकार ने उठाया है वो बिल्कुल सराहनीय कदम है। लेकिन देखिए, पीछे आप सत्ता में रहे हैं, आप एमएलए रहे हैं, आप एक सरकार का हिस्सा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे संबंध कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में हैं। उसी का परिणाम है कि भी सारे रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं। और जब रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे तो कोर्ट में आप कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और कैसे ये प्रूव कर पाएंगे? तो वो उसका फायदा कहीं ना कहीं इस तरह के लोग उठाते हैं। चलिए, बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। महेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।